जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर का होम साइंस है, पेपर 1 है। होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर 1 मॉडल पेपर 6 है आपका। ऑलरेडी मैंने 5 मॉडल पेपर दे दिया है पेपर 1 में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी क्लासें अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर 1 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है उसका पेपर कोड है SSC 304। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, किसी भी राज्य से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर का नाम देख लीजिए, डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन, आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण। ठीक है, चले इसमें आपके 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपका इसमें क्या कहा गया है। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा है इसमें, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है यह हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करती है और नियमित करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही शानदार ये सभी प्रश्न हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार आए हैं या तो फिर पुराने हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मॉडल पेपर है इसे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि उनका भी अच्छे से हेल्प हो सके। मॉडल पेपर से क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप गाइड से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, राजेंद्रा से पढ़ते हैं, UPS से पढ़ते हैं और यूट्यूब पर आकर के मॉडल पेपर देख लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी शानदार हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूर इसको शेयर करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मानव शरीर का केंद्र जो भूख जल संतुलन तथा ताप नियंत्रण करता है, तो हमारे शरीर का जो केंद्र है हाइपोथैलेमस, यह हमारे भूख जल संतुलन और ताप को नियंत्रण करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। चलें प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है। देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रण करती है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, हमारा क्या पूछा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करती है। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से काम नहीं करती है। तो अग्नाशय है ये। ठीक है, अग्नाशय आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य नहीं करती। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो जो जाइमेज एंजाइम होता है, ठीक है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और एंजाइम में बदलता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके 100% आएंगे एग्जाम में। आगे मैं आपको अभी अच्छे से बता दूंगा। चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिएगा, इसमें 110 प्रश्न हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के पूरा देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न है, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। स्तनपाई मतलब क्या होता है, जो स्वयं बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनपाई बोलते हैं, उन्हें स्तनपाई प्राणी बोलते हैं। तो स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, ध्यान रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए, यहाँ पर आ गया, ये आपका 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। अग्नाशय नहीं है सबसे बड़ी ग्रंथि, आपका यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत।
9 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यानी पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो यह यकृत से निकलता है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, शरीर की किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है, अग्नाशय, प्लीहा, अमाशय या फिर सभी का। तो इसमें जो साथियों आपका दिया गया है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय अवयव में विकार का जो संबंध है यह मधुमेह से है, यानी डायबिटीज से, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका, मानवों में यानी मनुष्य में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है, पाइलोरम कहलाता है, ठीक है। यानी मनुष्यों में जठर ग्रंथि की छोटी आंत में, जठर ग्रंथि अगर छोटी आंत में खुल रहा है तो उसे जठर ग्रंथि की छोटी आंत में खुलने वाले मुख को, यानी जठर ग्रंथि की जो मुख होती है वह छोटी आंत में खुल रही है तो उसे क्या कहेंगे, पाइलोरम कहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही बारीकी से समझाते हुए चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको काफ़ी शानदार तरीके समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कुछ दिन तक लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है, तो इसमें देखिए पहले ही आपका दिया है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है आपका, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भोजन के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 13 का। चले प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, चपाती यानी रोटी, दाल और बैगन कौन सा भोजन है, तो ये एक शाकाहारी भोजन है, रोटी, दाल और बैगन, ठीक है, बैगन का चोखा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हालांकि चोखा नहीं दिया है, मैं वैसे ही अपने तरफ से बोल दिया। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, उच्च रक्तचाप स्लाइड शो निम्न में से किससे संबंधित है, यानी हाई ब्लड प्रेशर स्लाइड शो निम्न में से किससे संबंधित है, तो छाई सांट शाख से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, उच्च रक्तचाप संबंधी छवि संग्रह, यानी हाई ब्लड प्रेशर चाप संबंधी छवि संग्रह कौन है, मस्तिष्क विकार से है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है आपका, सामान्य रक्तचाप यानी बीपी की सीमा क्या है, तो 120/80 mmHg। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताया था। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन आपका रक्तचाप सामान्य से कम होता है और 90/60 मिलीमीटर Hg से कम होता है तो हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, हाई और लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो चक्कर आएगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, सिर में दर्द होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, इसमें उच्च रक्तचाप किसे माना जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर किसे माना जाता है, तो 140/90 mmHg से अधिक हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका रीडिंग में दिखाता है 120/80 आपका सामान्य है, यही अगर 140/90 हो गया तो क्या हो गया, 140/90 हो गया तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है, यानी चोट लगने के बाद, ठीक है, जब आपका रक्त बनता है तो जहाँ चोट लगा रहता है ऊपर वह ब्लड जम जाता है, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं, ठीक है। तो वो थक्का विटामिन के की वजह से जमता है। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, विटामिन सी विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है आपका, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मछलियों के जो यकृत होते हैं उसमें विटामिन डी होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन सी और विटामिन बी और सी, ठीक है, बी और सी ये दोनों आपके जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी
ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ए, डी, ई, के ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ये 100% है, 120% गारंटी है मेरी, ये प्रश्न आएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न आपकी क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी आपको सुरक्षा प्रदान कौन सा विटामिन करता है। तो विटामिन ए हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रतिरक्षा, रोगों से हमें बचाता है विटामिन ए, ठीक है। और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधिया। 26 नंबर प्रश्न क्या है, मोटे व्यक्ति के आहार आयोजन में लाभकारी तत्व होंगे, क्या होंगे, दही और हरी सब्जियां, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीर, गाजर, मूली, टमाटर, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है, मोटापे के आहार वर्ग में शामिल किया जा सकता है। तो ये सभी, मक्खन, घी, मलाई खाएंगे तो मोटे हो ही जाएंगे। आलू के तथा व्यंजन, ठीक है, आलू की सब्जियां, ठीक है, आलू के पराठे, दही, गाजर, मूली, लौकी, खीरा, बैगन, ये सभी क्या है, मोटापे के आहार वर्ग में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सब चीज़ें जो पतले हैं अगर वो खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। चले 28 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। दूरदृष्टि की बीमारी जब होगा तो नेत्र गोलक आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के रूप में है। तो जो इसमें फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन इस तरह से लिखाता है, टाइपिंग में गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फ्लोरीन ये आधा फ है, फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किस तत्व के संबंध में दांतों की विकृति रूप में आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो फ्लोरीन, ठीक है, सड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब आप समझ रहे हैं, रिकेट्स जब होता है तो हड्डियां आपकी टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर की हड्डियां क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनके जब आप पैर देखेंगे इस तरह से, जब वो सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उनके पैर क्या होते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाता है उनका पैर, ऐसे, ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, टेढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे उनके अंदर से कैल्शियम खत्म होता है इसलिए। चले प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला, ठीक है, सबसे बेस्ट है स्कर्वी में। स्कर्वी में क्या होता है, आपके दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, आप जब ब्रश या दातुन करेंगे तो उसमें से ब्लड निकलते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, बहुत ही बदबूदार होता है। तो आंवला उसके इलाज के लिए दवा मत कराइए, आप खट्टे फल खाइए जिसमें खट्टा चीज़ हो, ठीक है, जैसे आंवला तो बेस्ट है, संतरा हो गया आपका, ठीक है, जिसमें खट्टे चीज़ हो, मौसमी हो गया, खट्टे चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका स्कर्वी रोग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुरंत तो नहीं खत्म होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 क्या है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, अभी 100% आएगा, तो सी फंक, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। और आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है, ये विटामिन शब्द की खोज कब हुई थी ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ज़रूर बता दे एकदम सही सही से, ताकि और भी जितने भी छात्राएं हैं सभी का हेल्प हो सके इसमें, ठीक है। चलिए 33 नंबर मैंने प्रश्न आपको बता दिया है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी निकल जाता है, ठीक है। इससे आप क्या सीखते हैं कि सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। यदि आप सब्जी काटने जा रहे हैं तो पहले आप उसे धो लीजिए, उसके बाद काटिए उसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छीलने और काटने के बाद भी नहीं धोना चाहिए, उससे विटामिन सी निकल जाती है। चले 35 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है बताइए। तो फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल एक विटामिन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से
कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल जो होता है, ठीक है, ये आपका विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 36 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 37 नंबर प्रश्न क्या है? पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? संचय माने इकट्ठा, ठीक है। पित्त रस कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन से, मज्जा से या फिर दोनों से? तो दांत जो होते हैं डेंटाइन से बने होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 38 का। चले 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। शुद्धिकरण की मतलब जैसे मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनका ब्लड बार बार फिल्टर कराना पड़ता है, किडनी मान लीजिए सही से काम नहीं कर रही है तो ब्लड को फिल्टर कराना पड़ता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। 40 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? यानी किस भाग में शरीर के पित्त का उत्पादन होता है यानी बनता है? तो ये आपका यकृत में उत्पादन होता है, ठीक है, बनता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? बताइए, वसा का पाचन कौन करता है? बताइए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज, ठीक है। एक उत्तर आपको, एक प्रश्न उत्तर यही मिल गया, ठीक है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, ठीक है। लाइपेज किसके द्वारा निकलता है? तो लाइपेज आपका अग्नाशय के द्वारा निकलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास काफ़ी शानदार लग रही होगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। 42 नंबर प्रश्न क्या है आपका? पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? तो बिलीवर्डिन आपका पित्त रस में एक पित्त वर्णक उपस्थित होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पित्त रस में कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है? अगर पिगमेंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पित्त के दो मुख्य वर्णक बिलीरुबिन है जो पीला होता है, और इसका ऑक्सीकृत रूप है बिलीवर्डिन, ये हरा होता है। चलें ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों प्रश्न। 43 नंबर पूछा है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो आपका जो टायलिन होता है यह लार में पाया जाता है, ठीक है। टायलिन एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाणु की तरह कार्य करती है, तो जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कुप्फर कोशिकाएं, ये कुप्फर कोशिकाएं यकृत की होती हैं, ठीक है। कुप्फर कोशिकाएं यकृत की हैं, ये भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा है आपका? मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम बताइए। लार ग्रंथियां और यकृत, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है? एंजाइम एक, यानी एंजाइम एक क्या है भैया? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, विटामिन या फिर स्टार्च? तो जो लार होता है यह स्टार्च को पचाता है, ठीक है। जो लार बनता है हमारे मुंह में यह स्टार्च को पचाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया? भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत या सभी? तो भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा जो हिस्सा है छोटी आंत होती है, और छोटी आंत ही सबसे बड़ी आंत होती है, ठीक है। यह लगभग 30 मीटर होती है, ठीक है, 30 फीट की होती है, 9 मीटर की होती है, ठीक है। 9 मीटर और 30 फीट की होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपना भोजन कहलाता है, यानी यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे ग्लाइकोजेन बोला जाता है। ठीक है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपना भोजन कहलाता है ग्लाइकोजेन। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है आपका इसमें, वर्मी फार्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है। तो जो ग्लूकोज होता है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है आपका, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रीन टाइलिन, बताइए मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रीन क्या है, पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, टाइलिन क्या है, ये एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो लार में जो टाइलिन पाया जाता है क्या है, वो पाचक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसको पचाता है, लार जो होता है मुंह में, वो किसको पचाता है, स्टार्च को। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, ध्यान रखेंगे। चले, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, तीव्र एवं कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं। फ्लू वायरल, टाइफाइड या फिर क्षय रोग या फिर दोनों। तो बताइए, बहुत ही ये शानदार प्रश्न है साथियों। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए तीव्र एवं कम समय बुखार ये आपके पूरे हो जाएंगे। फ्लू होता है, वायरल हो गया है, टाइफाइड, क्षय रोग। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके तीव्र एवं कम समय वाले बुखार हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। बुखार के वयस्क रोगी के लिए पोषक में प्रतिदिन की कैलोरी कितनी मात्रा में होनी चाहिए। यानी जो बुखार है, ठीक है, वयस्क है, यानी वयस्क आदमी को बुखार है, तो उसके पोषण में प्रतिदिन कितना कैलोरी हमें देना चाहिए। तो 2700 कैलोरी देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 57 नंबर प्रश्न क्या है, क्षय रोग से सबसे अधिक कौन से अंग प्रभावित होते हैं। क्षय रोग को टीबी रोग बोला जाता है। ठीक है, टीबी को ही क्षय रोग बोला जाता है। तपेदिक होता है, तपेदिक भी टीबी रोग को ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्षय रोग में सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न क्या है, और ये बहुत ही घातक बीमारी है टीबी। ठीक है, अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो ज़्यादा अगर दिक्कत हो, आप जांच करा करके तुरंत दवा चलाइए। ठीक है, 6 महीने का लगभग इसका कोर्स होता है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है, ज्वर में किसका भंडार क्रमशः घटता जाता है। यानी बुखार में, ठीक है, बुखार में किसका भंडार घटता जाता है, ग्लाइकोजन का या फिर प्रोटीन का। आपके शरीर में ग्लाइकोजन का भंडार है और प्रोटीन का भी भंडार है। तो जब आपको बुखार हो जाएगा तो क्या घटने लगता है, तो ग्लाइकोजन आपका घटने लगता है, इसलिए आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ज्वर में किसका चयापचय बढ़ता है। यानी बुखार में किसका चयापचय बढ़ता है भैया, प्रोटीन का। ठीक है, बुखार में किसका चयापचय बढ़ेगा, प्रोटीन का। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ज्वर में गतिशीलता कम हो जाती है। ठीक है, ज्वर में यानी बुखार में आपकी गतिशीलता कम हो जाती है, पोषक तत्वों की अवशोषित क्रिया में शिथिलता कम हो जाती है। यह सही है या फिर गलत है। तो ये बिल्कुल आपका असत्य है, गलत है। ठीक है, चलें 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है, ज्वर की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से भी अधिक बढ़ जाती है। यानी जब आपको बुखार है, ठीक है, उस समय कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से कितना अधिक बढ़ जाती है। तो प्रतिशत 50% से अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है, दीर्घकालिक ज्वर हैं, तपेदिक यानी टीबी, टाइफाइड और पोलियो, ये सभी क्या हैं, आपके दीर्घकालिक ज्वर हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, ज्वर की स्थिति में शारीरिक तापमान कम से कम हो जाता है। यानी बुखार की, जब आपको बुखार हो जाएगा तो आपके शरीर का तापमान कम से कम कितना हो जाता है, तो कम से कम आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है,
तीव्र ज्वर किस रोग में नहीं होता, यानी तेज बुखार किस रोग में नहीं होगा, टीबी रोग में, टाइफाइड में, तपेदिक में या फिर जुखाम में। तो देखिए सबसे तेज बुखार आपका क्षय रोग, टाइफाइड और तपेदिक में होता है, लेकिन जुखाम में आपको तेज बुखार नहीं होगा। ठीक है, 64 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खांसेंगे, छींकेंगे, ठीक है, रात को नाक जाम हो जाएगा, ये सभी होता है, लेकिन तेज से बुखार आपको नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। जब आपका बुखार आपका ख़त्म हो जाए भैया, ठीक है, तो क्या आपको नहीं देना चाहिए, तो दूध नहीं देना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका, रोटी, दलिया, फल दीजिए, लेकिन दूध नहीं देना चाहिए। अगर बुखार ठीक हो जा रहा है तो तुरंत, ठीक है, आज बुखार मान लीजिए धीरे धीरे उतर रहा है, आज उतर गया तो आज ही दूध नहीं देना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 दिन बाद ही देना चाहिए। प्रश्न नंबर 66 क्या है, उपवास में बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल चयापचय दर। ठीक है, यानी आप फास्ट हैं, उपवास है, आप भूखे हुए हैं, ठीक है, जो नवरात्रि होती है, सोमवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, उसमें आप उपवास रहते हैं, ठीक है, तो बीएमआर हो जाता है, यानी बेसल चयापचय दर आपका अधिक होता है या फिर कम होता है या फिर बराबर हो जाता है, बताइए। तो उसमें आपका जो बेसल चयापचय दर है वो कम हो जाएगा उपवास में, फास्ट में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 67 क्या है, ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जा सकता है, बताइए। जो ऊर्जा है या फिर ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको किस यंत्र से नापेंगे, तो कैलोरी मीटर से नापा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 क्या है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है, वसा, घुलनशील, विटामिन का भरपूर स्रोत है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 69 में आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता, लीवर, तिल्ली या फिर दोनों, बताइए। कौन इसमें से कौन सा अंग है जो आपका किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, तो जो लीवर आपका होता है ये किसी भी प्रकार के एंजाइम को स्राव नहीं करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, इन दोनों का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा है आपका, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। यदि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहेगा तो सिमंग फ्रायड को। ठीक है, ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। भारत में आधुनिक चिकित्सा का जनक कौन है, महर्षि चरक, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, भारत में आधुनिक चिकित्सा के जनक कौन है, महर्षि चरक। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, सिमंग फ्रायड। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछता है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो सिमंग फ्रायड ने। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन सिमंग फ्रायड ने किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 72 का। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा है आपका, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, तो सिमंग फ्रायड से है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 74 देखेंगे क्या है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, बताइए। तो जो कार्ल रोजर्स हैं इन्होंने सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को विकसित किया। ठीक है, प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 आपका क्या पूछा है, बहुत ही शानदार है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में कितने योग हैं, तो इसमें 8 योग हैं। कौन कौन से हैं भैया, तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ज्ञान है और समाधि है। ठीक है, 8 हैं, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 76 आपका क्या पूछा गया है भैया, अमेरिका में सिखाए जाने वाला योग को क्या कहते हैं। अमेरिका में जो योग सिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे योग सुदर्शन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है, पेट, ग्रास नली, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो इसमें जो छोटी आंत होती है, ठीक है, ये सबसे लंबी होती है। 77 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चले, छोटी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, 3। 78 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये सभी पढ़ाया जा रहा है और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, पहले ही लिंक मैंने फेसबुक का दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लें। चलें, प्रश्न नंबर 79 क्या है? अस्थायी मल को संग्रहित करता है। तो जो कोलन होता है ये अस्थायी मल को संग्रहित करता है। जो वेस्टेज होते हैं हमारे शरीर के जो वेस्ट होते हैं वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? कोलन में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 79 का। प्रश्न नंबर 80 आपका क्या पूछा है? बड़ी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बड़ी आंत को आपका 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सीकुम, कोलन, मलाशय और गुदा नलिका। चले, अब प्रश्न नंबर 81 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मुंह में क्या होते हैं? लार होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं, वहीं से क्या होता है हमारे मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 82 देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया आपका। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है, ठीक है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 30 फीट। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ठीक है, एक मानव वयस्क का मुंह से गुदा तक पूरा पाचन तंत्र 9 मीटर या 30 फीट लंबा होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 83 क्या है आपका। अस्थियों और दांतों, अभी मैंने आगे बढ़ाया छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई आपकी मैंने 30 फीट बता दी, इसके लिए सॉरी है। पूरा यहाँ पर पूछा है। ठीक है, मानव, ठीक है, मानव की पाचन नली यानी जो पाचन नली छोटी और बड़ी आंत यहाँ पर दोनों मिला के बता रहा है तो 30 फीट या 9 मीटर। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 83 है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। तो हमारे हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम फास्फेट होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 83 का। प्रश्न नंबर 84 क्या है आपका? 84 नंबर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार उगते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा है आपका भैया। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में आपका कैल्शियम होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन के कारण दांत आड़ा टेढ़ा सड़ जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 86 का। चलिए, 87 नंबर प्रश्न क्या है आपका। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? यानी जो आप टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो उसमें जो सड़न रोकने के लिए दांतों को उसमें क्या उपयोग करते हैं? जो आप क्लोजअप यूज करते हैं, क्लोगेट यूज करते हैं, बबुल यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ब्रोमाइड होता है। ठीक है, ब्रोमाइड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 88 नंबर प्रश्न क्या है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 89 क्या है। पैनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? ठीक है, जो पैनक्रियास की कोशिकाएं होती हैं ये इंसुलिन को उत्पन्न करती हैं तो उसे कहते क्या हैं? तो उसे आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 89 का, 89 नंबर। प्रश्न नंबर 90 क्या है? ये तो 100% आएगा, कल भी मैंने बताया था आपको मॉडल पेपर में। ठीक है, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने, इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया इससे पहले मॉडल पेपर 5 में, तो जा करके देख लीजिएगा सभी। ठीक है, चलें, 91 नंबर प्रश्न क्या है। कब्ज की स्थिति में प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। यदि किसी को कब्ज है तो प्रतिदिन आप प्रोटीन कितना देंगे उसे? तो 60 से 80 ग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या पूछा है। एक्यूट अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? एक्यूट अतिसार में 1500 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न नंबर 93 आपको क्या पूछा है, आमाशय आंत पथ में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं? 2 प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 94 आपको क्या पूछा है, किस रोगी के लिए विटामिन की मात्रा ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए? तो पैप्टिक अल्सर के रोगी के लिए विटामिन की मात्रा ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 आपको क्या पूछा गया है, किस सन में म्यूलेनक्राट्ज डाइट उपचार हेतु निरूपण किया गया? 1935 में, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया है आपका, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 97 आपको क्या पूछा गया है, वह हार्मोन जो अग्नाशयी रस के स्राव को प्रेरित करता है कौन है भैया? तो जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है यह अग्नाशयी रस के स्राव को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए, आमाशय से या फिर आंत से? मनुष्य में जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन आप खाते हैं, दलिया में प्रोटीन अधिक होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका प्रारंभ आमाशय से होता है। प्रश्न नंबर 99 आपका पूछा गया है, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो फोनोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर आपके ऑप्शन में लिख करके देता है इंडोल तथा स्केटाल। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही लिख करके देता है आपके ऑप्शन में। मैंने दोनों बता दिया है, अब आपका उत्तर कभी नहीं गलत होगा। 100 नंबर प्रश्न क्या है, आहार नाल में गति यानी पेशी संकुचन कहलाती है? तो आहार नाल में पेशी संकुचन को पेरिस्टेलिसिस बोला जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसे हिंदी में क्रमांकुचन बोलते हैं। ठीक है, आहार नाल में गति यानी पेशी संकुचन को क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्रमांकुचन, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे, हमारा क्या है, वसाओं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन्स का पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो वसा होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और जो प्रोटीन होता है, इसका पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में? तो बड़ी आंत में, ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 102 देखेंगे, क्या है, ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है केवल पेशियों में? ठीक है, केवल हमारे मांसपेशियों में ग्लाइकोजन एकत्रित होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 आपका पूछा है, लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोजाइम आपके लार और आंसुओं दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइसोजाइम आंसू, लार, मानव दूध और बलगम सहित स्रावों में प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। एक इसी से और रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? तो जो ब्रूनर ग्रंथि होती है आपका, ठीक है, यह आपका पाई जाती है ग्रहणी के सबम्यूकोसा में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे, क्या है, पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है? तो पाइलोरिक जो वाल्व होता है यह छोटी एवं बड़ी आंत के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, क्या है, रसांकुरों का कार्य होता है, यानी रसांकुरों का कार्य क्या होता है? अवशोषण। ठीक है, आप जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो आंत में आपके होता है किनारे किनारे जो छोटे छोटे होते हैं छिद्र, वो रसांकुर होते हैं। तो उनका काम क्या होता है? अवशोषण। ठीक है, जो आप खाते हैं उनका अवशोषण करते हैं, उन रसों को अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा है, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में या फिर लार में? तो बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन ये आपके पित्त में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 109 क्या पूछा गया है, यकृत कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? जो यकृत कोशिकाएं हैं यह लाइपेज या फिर पित्त का स्राव करती हैं? तो यह आपका लाइपेज का स्राव करती है। ठीक है, पित्त कोशिकाएं पूछा है, पित्त कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं?
लाइपेज का। प्रश्न नंबर 110 है, लास्ट प्रश्न आपका, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं यानी हाइड्रोक्लोरिक का स्राव करती हैं। अमाशय में, ठीक है, किस प्रकार की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक का स्राव करती हैं, तो कुप्फर कोशिकाएं, ठीक है, जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है ये प्रश्न। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, जानकारी कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।